चलिए रीना स्टार्ट कीजिए जी। एटम्स इन दिस। स्क्रीन प्रेजेंट है? यस। In this unit, we shall discuss the ओके यस, कंटिन्यू। sir. हाँ जी। In this unit, we shall discuss the models of atoms in some detail. The first contribution in this regard come from Dalton, who proposed that matter is made of atoms, which are indivisible. J. J. Thomson proposed a structure for the atom, which is modified by Rutherford and later by Niels Bohr. हाँ तो भाई इस यूनिट में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल ऑफ एटम्स, है ना। जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मॉडल ऑफ एटम्स को। इसके पहले भी हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि रदरफोर्ड ने सबसे पहला मॉडल, सबसे पहला जॉन डाल्टन ने आए थे। जॉन डाल्टन ने बताया था कि एटम जो है इंडिविजिबल है। फिर थॉमसन साहब का मॉडल आया। थॉमसन साहब के बाद रदरफोर्ड का मॉडल आता है। थॉमसन साहब का मॉडल कौन था? वो प्लम पुडिंग मॉडल जो था वो दिया था उन्होंने, है ना। और वही, और फिर उसके बाद रदरफोर्ड साहब का मॉडल आता है। और रदरफोर्ड के बाद जो आधुनिक मॉडल चल रहा है वो नील्स बोर का आता है, ठीक ना। तो नील्स बोर का मॉडल जो है हमारा फाइनली यही चल रहा है। चलिए श्रुति पढ़िए थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। Yes, sir. Thomson model of atom. According to the Thomson model, every atom consists of a positively charged sphere of radius of the order of 10 to the power minus 10 meter, in which entire mass and positive charge of the atom are uniformly distributed. Inside this sphere, the electrons are embedded like seeds in a watermelon or like plums in a pudding. The number of electron is such that their negative charge is equal to the positive charge of the atom. Thus, the atom is electrically neutral. चलिए तो पहली चीज तो थॉमसन साहब ने बताया कि मॉडल जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और थॉमसन साहब का मॉडल जो था वो तरबूज के जैसे था। उन्होंने बताया कि जो तरबूज का पल्प होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। उस पल्प में जो दबे हुए बीज होते हैं, द सीड्स आर बिहेविंग लाइक अ नेगेटिव चार्ज। तो इसी को ही अगर आप प्लम देखो, प्लम पुडिंग देखी होगी आपने, तो वो भी ऐसा ही हुआ करती है। उसमें जो प्लम्स होते हैं उसको नेगेटिव माना और बाकी जो पुडिंग है उसको पॉजिटिव माना और कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का टोटल चार्ज मिलकर के जीरो हो जाता है। अब पढ़ते हैं थॉमसन साहब का मॉडल फेल कहाँ पे हुआ। पहली चीज, थॉमसन साहब के मॉडल में इलेक्ट्रिकल लाइंस देखी गई, स्पेक्ट्रल सीरीज देखी गई। तो थॉमसन साहब के समय में स्पेक्ट्रल सीरीज का कोई आइडिया नहीं था उनको। उन्होंने स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में कि ये एनर्जी कहाँ से निकलती है, क्यों निकलती है, भाई आपके तो बता नहीं सकते थे, क्योंकि यार ये सारे के सारे एक ही जगह में निगेटिव पॉजिटिव है ना, इनमें कोई एनर्जी लेवल्स हैं। तो ना इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है ना कहीं और जा सकता है, सारे सेम लेवल पे हैं, तो ये कुछ नहीं कर पाए, है ना। तो मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में ये कुछ नहीं बोल पाए, शांत हो गए। पढ़िए श्रुति। Limitations of Thomson atom model. First, it could not explain the origin of spectral series of hydrogen and other atoms observed experimentally. यस सेकेंड। Second, Second, it could not explain the large angle scattering of alpha particles from thin metal foils as observed by Rutherford. बिल्कुल, रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था जो कि अल्फा रेडिएशन के डेविएशन को दिखाता था, और मोस्ट ऑफ द रेज आपको आगे पता चलेगा वो क्या था एक्सपेरिमेंट, डिटेल पर चर्चा होगी उस पर। तो उस बात को भी इन्होंने, इसके बारे में भी कोई उनका ऑब्जर्वेशन क्लियर नहीं हुआ, इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाए। और स्पेक्ट्रल सीरीज तो इसके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं पाए। स्पेक्ट्रल सीरीज तो बहुत ही चर्चा का विषय था कि भाई बताइए एनर्जी के सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं एटम के अंदर से, जवाब दीजिए। थॉमसन साहब कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि कोई ज्ञान नहीं था उनको स्पेक्ट्रल लाइंस का। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं बच्चों? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट में जाता है, तो वो अपनी एनर्जी को छोड़ता है। तो एनर्जी किस फॉर्म में जाती है? फोटोन की फॉर्म में। और फोटोन क्या है? फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर जाएगा तो एनर्जी छोड़ेगा, तो रेडिएशन निकलेगा। उस रेडिएशन के बारे में ये कुछ नहीं बोल पाए। तो अब आते हैं रदरफोर्ड साहब अपने धांसू एक्सपेरिमेंट को लेकर के, रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये था रदरफोर्ड का अल्फा रे का स्पेक्ट्रिंग एलिमेंट का सोर्स। ये आपके पास अल्फा पार्टिकल के लिए सोर्स है, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव सोर्स। रेडियो एक्टिव सोर्स को बच्चों लेड के चैम्बर में रखा जाता है, क्योंकि लेड का चैम्बर जो होता है रेडियो एक्टिव रेडिएशन बाहर निकलने से रोकता है।
इसके बाद यहाँ से एक नैरो होल से अल्फा रेस को बम्बार्ड कराया गया। गोल्ड की फॉइल है 10⁻⁸ मीटर थिक, 10⁻⁸ मीटर पतली फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बमबारी करते हैं। इसलिए अल्फा पार्टिकल की बमबारी गोल्ड के ऊपर करते हैं क्योंकि गोल्ड इज वेरी मेलेबल मेटल, बहुत मेलेबल होता है। तो आप इसकी पतली पन्नी बना लेते हैं, एकदम पतली, और इससे स्कैटर होने वाले इलेक्ट्रॉन को कोई यहाँ आता है, कोई सीधे जाता है, कोई लौट करके वापस चला जाता है। और ये माइक्रोस्कोप की सहायता से, एक रोटेटेबल माइक्रोस्कोप होता है, उसमें देखते हैं। और यहाँ पे जिंक सल्फाइड की एक परत होती है, एक लेयर होती है, जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन होती है। जैसे ही अल्फा पार्टिकल जाकर के सीधे टकराता है, टचाक, तो यहाँ पर क्या क्रिएट होता है, यहाँ पे ल्यूमिनस स्पॉट क्रिएट होता है, मतलब चमकदार झिलमिलाहट, सेंटिलाइजेशन बोलते हैं, क्रिएट होती है इसके ऊपर। तो पता चल जाता है कि पार्टिकल निकल गया। और 8000 अल्फा पार्टिकल में से एक पार्टिकल रिफ्लेक्ट होकर के बैक वापस आ जाते हैं। 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल। पढ़िए श्रुति, द एक्सपेरिमेंटल The experimental setup used by Rutherford and his collaborators Giger and Marsden is shown in figure. यस, तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। बड़ी मेहनत करी थी रदरफोर्ड के साथ उनके दोनों साथियों ने, गीगर और मार्सडन ने। इवन उनके जाने के बाद भी रदरफोर्ड का बाकी बचा काम उन्होंने ही पूरा किया। यस, एस S is a piece of radioactive source contained in a lead cavity. The alpha particles emitted by the source are collimated into a narrow beam with the help of a lead slit collimator. कॉलीमीटर The होता है, collimated beam is कॉलीमीटर के यूज से अल्फा निकलने वाली रेस को एकदम नैरो, पतली सी धार के रूप में, एकदम पतली सी उसके रूप में बना लिया जाता है। यस, द कॉलीमेटेड The collimated beam is allowed to fall on a thin gold foil of thickness of the order of 2.1 into 10 to the power 7 meter. The alpha particles scattered in different directions are observed through a rotatable detector consisting of a zinc sulfide screen and a microscope. The alpha particles produce bright flashes on the ZNS zinc sulfide screen. These are observed in the microscope and counted at different angles from the direction of incidence of the beam. The angle of deviation of an alpha particle from its original direction is called its scattering angle theta. यस, और इन स्कैटरिंग एंगल को देखा जाता है। यही स्कैटरिंग एंगल एक जबरदस्त ऑब्जर्वेशन हमारे सामने लेकर के आते हैं। रोटेटेबल माइक्रोस्कोप के थ्रू इन एंगल को देखा जाता है। अब ये क्या होते हैं वो ऑब्जर्वेशन देखिए। ये ऑब्जर्वेशन है जीरो एंगल पर। अगर एंगल बहुत कम है तो देखिए जीरो एंगल पर जो है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर कितने हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर 0 डिग्री पर 10⁻⁷, मतलब 10⁻⁷ पार्टिकल। इतने सारे अल्फा पार्टिकल में कोई डेविएशन ही नहीं हुआ। जैसे जैसे डेविएशन बढ़ता जा रहा है, देखिए नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कम होते जा रहे हैं। ये देखिए 180 डिग्री डेविएशन, मतलब अल्फा पार्टिकल गया और वापस लौट के वापस आ गया। कितने पार्टिकल है भाई, बहुत ही कम। ये देखिए बहुत ही कम पार्टिकल हैं जो कि 180 डिग्री में से डेविएट हुए हैं। और ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल यानी 10⁻⁷ पार्टिकल जो हैं वो सीधे के सीधे निकल गए हैं, उनको कोई डिविएशन नहीं हुआ। इससे क्या पता चलता है, इतने सारे पार्टिकल सीधे निकल गए, मतलब कि गोल्ड फॉइल का मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है एम्प्टी है, क्योंकि पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम का क्या है, एम्प्टी है, यानी कि खाली है। चलिए पढ़िए ग्राफ। The graph is plotted between the scattering angle theta and the number of alpha particles n scattered at angle theta for a large number of alpha particles. We find that first, most of the alpha particles pass straight through the gold foil. It means they do not suffer any collision with gold atoms. Second, only about 0.14% of the incident alpha particles scatter by more than 1 degree. About 1 alpha particle is in every 8000 alpha particles deflects by more than 90 degree. यस, देख लीजिए 0.14% का डिफ्लेक्शन 1 डिग्री से ज्यादा हुआ है। राम राम, कितना, 1 डिग्री से ज्यादा, केवल 0.14, यानी 1% भी नहीं, 0.14% का डिफ्लेक्शन हुआ है। समझ रहे हो, 0.14 मतलब कितना होगा,
14/100 ऊपर से परसेंट का सम। मतलब कि जब 1000 पार्टिकल फेंकोगे तब उसमें से 14 पार्टिकल जो होंगे उनका 1 डिग्री से ज्यादा का डिफ्लेक्शन होगा। 1000 में से 14 पार्टिकल का, और 8000 में से एक पार्टिकल जो है अगर 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट होकर के आएगा। कितने कम पार्टिकल है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, पढ़िए बेटा। An alpha particle is over 7,000 more massive than an electron, and in this experiment, alpha particle is traveling at a high speed. Therefore, very strong force alone could have deflected them through large angles. This led Rutherford to postulate that the entire positive charge of the atom must be concentrated in a tiny central core of the atom. This tiny central core of each atom was called atomic nucleus. यहां से पूरी होती है तलाश एटॉमिक न्यूक्लियस की। रदरफोर्ड के नाम पे आती है एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी। न्यूक्लियस की पहचान सबसे पहले की थी रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने बताया कि भैया ये अल्फा पार्टिकल उससे कई गुना भारी है आपके एटम से। अल्फा पार्टिकल एक बहुत मासिव पार्टिकल होता है, और अगर ये सेंट्रल पार्ट से लौट करके आ रहा, मतलब पक्का सेंटर में कोई बहुत भारी भरकम चीज बैठी हुई है, उसका नाम इन्होंने दे दिया न्यूक्लियस। नेक्स्ट। An alpha particle carries 2 units of positive charge and has mass of a helium atom. Charge on gold nucleus is equal to Ze, where Z is of gold is 79. As gold nucleus is about 50 times heavier than an alpha particle, we assume that it would remain stable in the scattering process. हाँ तो 79 है और हाइड्रोजन का 4 है, तो 4 के सामने 79 बहुत हैवी है, तो अल्फा पार्टिकल ही लौट करके आएगा। सेकंड वाला गोल्ड तो रुका रहेगा क्योंकि बहुत उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मैसिव है। Therefore, the trajectory of alpha particle can be computed using Newton's law of motion and Coulomb force of repulsion between alpha particle and gold nucleus. That is, F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Ze into Ze by नो r Ze नहीं है square. बेटा, Ze इंटू 2E है। देखो अपने पास जो Okay. अल्फा पार्टिकल भेजा उसके ऊपर कितना चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ जो गोल्ड का न्यूक्लियस रखा हुआ है उसके पास कितना एटॉमिक नंबर है, जेड। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही तो प्रोटॉन होते हैं, तो जेड इंटू Okay, sir. ई, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया। Yes, sir. आ गया. श्रुति, अरीना, मानसी सबको क्लियर हो गया बेटा? यस बोलो एक बार। Yes, sir, Yes. clear Yes, है. sir. ओके, तो ये किसी ने को लगा दिया है कूलम्स लॉ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मतलब जो अल्फा पार्टिकल भेजा उसका चार्ज 2 ही है, और जिसके पास भेजा उसका कितना है, उसके पास है 79, तो जेड को अपन ने 79 ले लिया है। तो 79 प्रोटॉन, हर प्रोटॉन का चार्ज ई होता है, तो 79 प्रोटॉन का नाम चार्ज क्या होगा, 79 ही, उसी को लिख दिया अपन ने जेडी, है ना। तो 2 जेडी इंटू Yes, 2 sir. ई अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर Where r is the distance of alpha particle from the center of the nucleus, the magnitude and direction of the force on an alpha particle changes continuously as it approaches the nucleus first and then moves away from it. ये देखिए ये हाल होते हैं भाई अल्फा पार्टिकल के। तो अल्फा पार्टिकल में देखिए अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली 180 डिग्री में भेज रहे हैं तो देखिए 180 डिग्री में भी सेंटर सेक्शन जा रहा है, तो ये सीधे जाएगा और ये लौट करके आ जाएगा। अगर 180 डिग्री से थोड़ा सा कम है तो इस तरीके से अगर यहाँ पर जा रहा है 2 नंबर पाथ पे, तो देखिए इस तरीके से लौट करके आता है, और 3 नंबर पाथ पे जा रहा है तो इस तरीके से लौट करके आ जाता है, यहाँ चला जाता है। तो अब डेविएशन एंगल की हम बात करते हैं कि स्कैटर एंगल, डेविएशन एंगल नहीं, स्कैटर एंगल। तो यहाँ देखिए स्कैटर एंगल फर्स्ट वाले केस में थीटा लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री है। फर्स्ट वाले केस में थीटा लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे लेस इक्वल टू भी लगा सकते हैं, बहुत ही कम पार्टिकल। दूसरे वाले केस में थीटा लेस देन, ये ग्रेटर देन कर लो बेटा, गलती हो गई है, ये ग्रेटर आएगा, समझ में आ रहा है ना बेटा, गलती हुई है। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल से, ऑब्ट्यूज एंगल हो रहा ना, तो ये 90 से ज्यादा ही तो है। सर ये 1 2 3 सर क्या है? सिचुएशंस हैं, इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल की सिचुएशन, ये 1 ये 2 ये 3, और नीचे से भेजोगे तो 2 ओके डैश और सर. 3 डैश, बस सिचुएशंस हैं। तो इस वाले में ओके ऐसा सर. चला आएगा, और इस थोड़ा और दूर जाओगे तो ये डिफ्लेक्ट हो गया। मतलब अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है और ये इसके पास भी जबरदस्त पॉजिटिव है, तो इसने इसको डिफ्लेक्ट कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया?
Yes, sir. हाँ अब ये वाले में एक्यूट एंगल बन रहा है बिकॉज थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, इसमें ऑब्ट्यूज एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये देखो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और इसमें थीटा इज 180 डिग्री, 180 डिग्री से थोड़ा सा कम। ठीक है, आ गया, अल्फा पार्टिकल निकल गए। अब चलिए देखिए, अगर आप एकदम सेंटर में इलेक्ट्रॉन को भेजते हो तो इलेक्ट्रॉन यहां तक जाएगा 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 जाएगा, है ना, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है यहां तक जाने के बाद लौट करके वापस आ जाएगा, लौट करके वापस आ गया। बोलो यस। Yes, sir. Yes, sir. मतलब इलेक्ट्रॉन ने यहां से काइनेटिक एनर्जी ली, यहां पर इसके पास पोटेंशियल नहीं थी, काइनेटिक थी, काइनेटिक खर्च करी खर्च करी खर्च करी, यहां तक पहुंचते 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 काइनेटिक जीरो में बदल गई, और काइनेटिक जीरो में बदल गई मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहां पर जनरेट हो गई। कितनी पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाती है, फिजिक्स में पढ़ा है ना, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर। लिख लो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है श्रुति, 1/4πε0 Q1 Yes, sir. Q2 Yeah. अपॉन आर। हाँ, तो यहाँ पे काइनेटिक खत्म करेगा और पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, इस पॉइंट पर हाईली पोटेंशियल एनर्जी जनरेट कर लेगा और रुक जाएगा और फिर वापस की तरफ दौड़ लगाएगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ चलिए अब पढ़ते हैं इसके आज हम ऑब्जर्वेशंस। पढ़िए श्रुति। As shown in figure on alpha particle 1 tending to colloid with the nucleus slow down due to repulsive force of the nucleus, finally stops and is then repelled back. This alpha particle therefore retraces its path scattering through 180 degree. हाँ तो ये 180 डिग्री की सिचुएशन है। देखिए 180 डिग्री में पहले जाएगा, जबरदस्त काइनेटिक एनर्जी लेकर के आपने फायर किया होगा, इसको बम्बार किया होगा, रिपल्सन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट पर आकर के ये रेस्ट में आ जाएगा, उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। सर काइनेटिक एनर्जी क्यों जीरो हो जाएगी बेटा? क्योंकि हाफ mv² होता है, रिपल्सन होते 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 यहाँ पॉइंट पर वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी, तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, मगर स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी बन चुकी होगी तब तक। सेकेंड पोजीशन पढ़िए, अल्फा पार्टिकल्स। The alpha particles 2 and 2 dash tending to hit the nucleus at its periphery experience strong repulsive force and get scattered through large angles theta is greater than 90 degree. सही बात है, थीटा 90 डिग्री से बाहर की तरफ आए थे यहाँ टकराने के लिए, इनको ये थीटा 90 डिग्री से पीछे की तरफ डेविएट कर देगा। नेक्स्ट। The alpha particles 3 and 3 dash which pass at a distance from the nucleus experience small repulsive forces and get scattered through small angles. The alpha particles which pass at large distances from the nucleus go almost undeviated. हाँ, जो कि न्यूक्लियस से काफी दूर है वो अनडेविएटेड निकल जाएंगे। वी कैन, अब देखिए, अब मुझे ये बताओ एरिना कि अगर थीटा थीटा जितना कम है, थीटा जितना कम हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने ज्यादा है कि कम हो रहे हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि मतलब कम थीटा हो रहा है, स्कैटरिंग Yes, किसकी sir. ज्यादा हो रही है? स्कैटरिंग मतलब स्कैटर्ड जो है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो स्कैटर्ड हो रहे हैं वो थीटा की वैल्यू बढ़ने पर ज्यादा हो रहे हैं कि कम हो रहे हैं? सब बढ़ने पे कम हो रहा है। बिल्कुल सही, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा। देखिए एन ऊपर है और थीटा नीचे है, अगर थीटा जितना ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल कम हो जाएंगे, और थीटा जितना कम होगा नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल उतने ही ज्यादा होंगे। तो ये रिलेशन चलती है बच्चों, एन थीटा, है ना, एन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। पढ़िए श्रुति। वी कैन द अल्फा We can पार्टिकल्स। show that the alpha particles which pass at large distances from the nucleus go almost undeviated. We can show that the number of alpha particles scattered per unit area in theta at scattering angle theta varies inversely as sine to the power 4 theta by 2. यस, तो ये रिलेशन है होता है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच रिलेशन। पढ़िए। Distance of closest approach. When alpha particle is directed towards the nucleus,
the kinetic energy of the alpha particle goes on decreasing, and in turn, electrical potential energy goes on increasing due to Coulomb's repulsive force between nucleus and alpha particle. At a certain distance r0 from the nucleus, kinetic energy of alpha particle reduces to zero. The particle stops and it cannot go closer to the nucleus. It is repelled by the nucleus and therefore it retraces its path, turning through 180 degree. This distance r0 is known as the distance of closest approach. यस ये देखिए, आप डेरिवेशन में देखिए इसको, डिस्टेंस को। अल्फा पार्टिकल अगर 180 डिग्री से लौट करके आता है तो एक निश्चित डिस्टेंस तक ही यहां तक जा पाता है, अधिक से अधिक। इसके बाद ये लौट करके पीछे आ जाता है। तो इस समय जहां तक ये आया, मतलब जहां तक इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी फिनिश करी और जहां पर न्यूक्लियस है उसके बीच की दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहां पर आने पर क्या होगा, इसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में बदल चुकी होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, क्यों, है ना। तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में यहां तक आने में बदल चुकी होगी। तो आइए अब हम निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कैसे निकालेंगे, काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल करके बड़े आराम से निकल आएगा कि इसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना निकलेगा भाई, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, मैं तो कहता हूं सीधे पोटेंशियल एनर्जी पे ही अटैक करो, काय को पोटेंशियल निकाले। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो देखिए 1/4πε0 Q1 कितना है, Z इलेक्ट्रॉन है, Q2 कितने हैं उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अपॉन कितना R0। क्योंकि जिस पॉइंट पर जा करके ये पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा वहां पर डिस्टेंस कितनी है इससे, R0 है कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. हाँ, तो इस पॉइंट पर अपने पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो गई इतनी। अच्छा ये क्या निकाला गया है, पोटेंशियल निकाला गया है कि बोले भाई काम करते हैं, ये न्यूक्लियस बैठा है, R0 डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकाल देते हैं, फिर वो फॉर्मूला लगा देंगे, आप लोग याद करो एनर्जी का, एनर्जी U इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई V। तो V निकाल लिया और चार्ज अपने पास क्या है जो आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई V तो आएगा वही। तो चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो चाहे Q भी लगा दो। एरिना आया समझ में हम क्या बोले। सर एक बार रिपीट कीजिए, ठीक है फिर से, आपकी आवाज रुक रही है सर। नहीं बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज। क्यों श्रुति, क्लियर आ रही है आवाज। Yes, sir. एकदम क्लियर है। हाँ सर आपकी एकदम लैग करके आ रही है आवाज। अच्छा ठीक है, चलो फिर से बोलता हूँ, बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा देखिए हमको पता है क्या बता रहा था मैं इसमें, कि अगर आप जो है, हाँ, अगर आप V पोटेंशियल में, जैसे ये आपके पास चार्ज है, Z इलेक्ट्रॉन है, Z इलेक्ट्रॉन से R0 डिस्टेंस पर आप पोटेंशियल निकालते थे V। तो V इक्वल टू कितना आता है याद करो, 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q। तो Q की जगह कैपिटल Q ले लो, फिर अपॉन क्या R0। तो 1/4πε0 इंटू Q की जगह ZE अपॉन R0। अब ये आया रीना समझ में पोटेंशियल। यस सर आ गया। नाउ एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होता था, Q टेस्ट चार्ज जो भी लाते थे मल्टीप्लाइड बाई V। तो आज टेस्ट चार्ज की जगह इस पॉइंट पर कौन रखा है बेटा, वो आया हुआ अल्फा, अल्फा रखा हुआ है। तो अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो Q कितना है 2 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई V की वैल्यू ये है 1/4πε0 इंटू ZE अपॉन R0। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर आ गया। हाँ, नहीं तो एक तरीका अपना बेस्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्टली 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो एक Q1 की जगह ZE रख दो, एक Q2 की जगह 2E रख दो और R की जगह R0 रख दो, ये सब मत करो, बात तो वही है। यस सर आ गया समझ में। चलिए ठीक है मानसी, क्लियर हो गया। यस सर क्लियर। और यहाँ पर ये क्या है, ये तो काइनेट पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गई। पोटेंशियल एनर्जी किसके बलिदान की वजह से डेवलप हुई है, बेचारी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो उस पॉइंट पर आकर के जब काइनेटिक एनर्जी शुरू में चली रही होगी तो कितनी रही होगी, हाफ mv²। चलिए कंजर्वेशन, ZE क्या रिप्रेजेंट करता है, इतनी देर बाद पूछा बेटा आपने ZE क्या रिप्रेजेंट करता है। बेटा Z का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन।
अगर किसी न्यूक्लियस यस में सर। जेड प्रोटॉन है तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू जेड ई, तो टोटल चार्ज होंगे इसके ऊपर जेड ई। ओके सर। समझ गए ना, जेड ई, तो Q1 इक्वल टू बन सर गया जेड ई, और दूसरा इसके पास में न्यूक्लियस बैठा हुआ है, सॉरी अल्फा बैठा हुआ है, अल्फा चार्ज कितना हुआ 2e, तो जेड तो ई सर अल्फा का चार्ज सर ये टू फिर ई 2 ही रहता है। हाँ, अल्फा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है ना बेटा, सॉरी हीलियम का न्यूक्लियस है अल्फा। हीलियम अल्फा कैसे बनता है देखो, अच्छा ये सर। ये यस सर। हीलियम होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, अगर दोनों न्यूक्लियस को निकाल लो तो हीलियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा +2, +2। यस सर। है ना, और हीलियम का सर हाँ बेटा बोलो। सर पोटेंशियल सर हम लोग सर 2E वाले का निकाल रहे हैं ना सर, पोटेंशियल 2e पर निकाल रहे हैं। 2E पर तो सर हाँ चार्ज सर 2E का ही लेंगे ना सर। नहीं बेटा भूल गए आप, देखिए कैपिटल Q चार्ज है, पोटेंशियल एनर्जी में दोनों चार्ज लेंगे, अगर पोटेंशियल की बात करोगे तो अगर ये बब्बर शेर है तो इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पर इसके चार्ज से निकलेगा, तो V इज ओके सर। इक्वल टू 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q बाई R0। समझ में आया? ओके सर, यस सर, यस हाँ, सब आ गया। और इसमें यदि इसका वर्क डन निकालना है यानी एनर्जी निकालनी है, वर्क डन एनर्जी इक्वल टू जो चार्ज यहाँ पे बैठा हुआ है उसकी वैल्यू टेस्ट चार्ज Q मल्टीप्लाइड बाई V। याद आया? यस सर याद आ गया। ओके सर। ओके। चलिए अच्छी बात है। तो ये देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है ये है, जब शुरुआत में चला था बेचारे के पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी थी, आते 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 काइनेटिक कम होती गई और पोटेंशियल बढ़ती गई, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जिंदाबाद, पोटेंशियल नहीं थी, बट यहाँ पर आकर के काइनेटिक एनर्जी हो गई 0 और पोटेंशियल बहुत सारी हो गई। तो बच्चाओं के का यू में कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। तो यस सर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी थी, कर लिया बेटा, R0 की वैल्यू आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, R0 अलग कर लो ऊपर ले जाओ, हाफ mv² नीचे आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। यस। यस सर। तो ये है पहला डेरिवेशन है हमारा, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब पढ़ते हैं हम इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर की इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। चलिए, इम्पैक्ट पैरामीटर जो होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास कोई अल्फा पार्टिकल है, ये जा रहा है अल्फा पार्टिकल, आपने किसी हाइट से भेजा, आपने किसी हाइट से भेजा है, तो ये अल्फा पार्टिकल है, किसी हाइट से आपने भेजा है, ये थोड़ी दूर तक सीधा गया, इसके बाद ये अपना रास्ता इस तरीके से चेंज कर लेगा, इस तरीके से चेंज कर लिया, ठीक है ना। अब इसका वेलोसिटी वेक्टर जो है अल्फा पार्टिकल का, ये सीधे आप बढ़ा दो, ये वेलोसिटी वेक्टर जान लो, वेलोसिटी वेक्टर से लेकर के गोल्ड के न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं बच्चों इम्पैक्ट पैरामीटर। समझ में आया कि नहीं आया? वेलोसिटी वेक्टर से सर एक और बार। ये क्या है मानसी, ये है पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर, ये क्या है सेंट्रल लाइन, वेलोसिटी वेक्टर और सेंट्रल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। सर 2 मिनट सर, वेलोसिटी वेक्टर मींस? ये जो पार्टिकल आपने अल्फा पार्टिकल फेंका था, यस सर, उसको उसकी कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो वेक्टर जाएगा वो वेलोसिटी वेक्टर है। अच्छा सर। यस और सर। ये जो सेंट्रल लाइन न्यूक्लियस जो है उसका सेंटर जो होता है वो सेंट्रल लाइन है, उसके बीच की दूरी को यस अपन सर। बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, यस सर। ठीक है। यस सर। चलिए, हाँ, पढ़िए श्रुति इम्पैक्ट पैरामीटर, इट इज डिफाइंड। Yes sir. It is defined as the perpendicular distance of the initial velocity of alpha particle from the central line of the nucleus when the particle is far away from the nucleus. It is defined as the perpendicular distance of the initial velocity of the alpha particle from the central line of the nucleus, है ना, when the particle is far away from the nucleus, जब पार्टिकल जो है न्यूक्लियस से बहुत दूर चला जाए तो उसको इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, Yes sir. अब देखिए ये है इम्पैक्ट पैरामीटर का ग्राफ, इसको इम्पैक्ट पैरामीटर का ग्राफ ये है,
आप देखिए कि पहले वाले में डिस्टेंस फर्मी में दी गई है एंड टारगेट न्यूक्लियस है। पहले वाले में इम्पैक्ट पैरामीटर जो है बहुत कम आ रहा है, दूसरे वाले में इम्पैक्ट पैरामीटर 2 नंबर में, तीसरे नंबर में इम्पैक्ट पैरामीटर और बढ़ गया, देन इसका इम्पैक्ट पैरामीटर और बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। चलिए देखिए बच्चों, ये दिया हुआ है इम्पैक्ट पैरामीटर, मतलब इसके बीच की डिस्टेंस दी गई है कितने में, फर्मी में। तो नंबर 1 देखिए, जिनका टारगेट न्यूक्लियस, ये टारगेट न्यूक्लियस बैठा हुआ है, ये टारगेट न्यूक्लियस बैठा हुआ है। फर्स्ट वाले में इम्पैक्ट पैरामीटर कुछ पार्टिकल का आपको दिख रहा है 2.5, दूसरी सिचुएशन में इम्पैक्ट पैरामीटर आपको दिख रहा है 10 का, 10 फर्मी, और तीसरे में 20 फर्मी, और ऊपर है 100 फर्मी। ये इम्पैक्ट पैरामीटर दिख रहा है। अब पढ़ते हैं इसको, इसमें इसके बारे में पढ़ो। व्हेन द इम्पैक्ट पैरामीटर, When the impact parameter is large, an alpha particle will deviate through a much smaller angle. However, when impact parameter is small, force experienced is large and the alpha particle will scatter through a large angle. सुनिए इसका मतलब, व्हेन द इम्पैक्ट पैरामीटर इज लार्ज, जब इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत ज्यादा है, मतलब ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये ऊपर है डिस्टेंस, इम्पैक्ट पैरामीटर इज लार्ज एंड अल्फा पार्टिकल डेविएट थ्रू अ मच स्मॉलर एंगल। मतलब भाई ये बताओ कि ये अगर लार्ज है, ये अगर लार्ज है, मान लो ये इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये चीज बहुत लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर आ रही है, when the impact parameter is large, an alpha particle will be deviate through a much smaller angle। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब जो अल्फा पार्टिकल आए हैं वो बहुत स्मॉलर एंगल से डेविएट हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो ज्यादातर पार्टिकल थे वो खाली निकल गए थे, यहां से ऐसे निकल गए थे बाहर। बोलो याद आया? Yes, sir. Yes, तो sir. उन्हीं का इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा आएगा, क्योंकि वो डेविएट हुआ ही नहीं थे। तो डेविएट हुए नहीं थे तो ऊपर से निकल जाएंगे। तो ये देखो 100 इम्पैक्ट पैरामीटर आ रहा है जिसका, ये इतना सारा इम्पैक्ट पैरामीटर, ये लोग बहुत कम डेविएट हुए हैं। समझ गए ना? और 4 नंबर के बाद 3 नंबर पे आओ, देखो 3 नंबर पे आ गए, इसका एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ गया तो इम्पैक्ट पैरामीटर 20 पे आ गया। ये देखो ये और ज्यादा डेविएट हुआ है 2 नंबर वाला, 2 नंबर वाले का डेविएशन और ज्यादा है श्रुति की नहीं है? बताओ। Yes, sir. है. ये पाथ है बेटा, इसका ये पाथ है, ये देखो ऐसा डेविएट हुआ है। Yes, sir. तो इसका इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? और कम है। और जो सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है उसका इम्पैक्ट पैरामीटर सबसे कम है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, आ गया. उसका इम्पैक्ट पैरामीटर सबसे कम है। क्लियर? Clear, sir. चलिए, यस, सो व्हेन इम्पैक्ट पैरामीटर इज स्मॉल, force experience is large and the alpha particle will be scattered through a large angle। कह रहा जब इम्पैक्ट पैरामीटर स्मॉल है, ये देखो इतना सा है, 2.5 इम्पैक्ट पैरामीटर है, मतलब इस पर लगने वाला फोर्स जबरदस्त है। ये देखो इस तरीके से, ये जो है इस पर लगने वाला फोर्स जबरदस्त है, ये बहुत लार्जली डेविएट हुआ है। इम्पैक्ट पैरामीटर्स का क्या है? बहुत ही कम है। चलिए, मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर, मतलब अगर थीटा बढ़ेगा तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा बच्चों? बी कम होगा। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा. इनवर्स रिलेशनशिप है कि नहीं है? बताओ, क्या कंफ्यूजन है भाई? अगर आपका थीटा बढ़ रहा है तो इम्पैक्ट पैरामीटर कम हो रहा है ना बेटा? Yes, sir. हाँ, ज्यादा थीटा के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर कम है। देख लो, ये देखो कितना सारा थीटा है, इसका इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत नीचे आ रहा है। श्रुति क्लियर हुआ? मानसी क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ, तो रदरफोर्ड calculated analytically the relation between the impact parameter B and scattering angle theta which is given by, बेटा इसको रटना है, not important, ये इसका कोई डेरिवेशन नहीं अपने सिलेबस में। B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर cot थीटा बाई 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी।
ये इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला है। ठीक है, देखो पिछले में क्या आता था, Yes, sir. देखो जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे काइनेटिक एनर्जी, और बस इसमें क्या आ जाएगा भाई, वो इसमें ऊपर आ जाएगा कॉट थीटा बाई 2, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये, मतलब केवल पूरे फॉर्मूले में ऊपर कॉट थीटा बाई 2 आ जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir, हो गया clear. चलिए, श्रुति, मानसी और बाप बताओ, एरिना कोई डाउट है क्या? पूछो, कहीं पर कोई डाउट लग रहा है, इनकॉन्फिडेंट दिख रहे हो, बताओ क्या दिक्कत है? नो सर, हम्म, कोई Yes, sir, डाउट नहीं नहीं। doubt है नहीं. चलो, नहीं है sir. ओके। अब बात करते हैं भाई, रदरफोर्ड का मॉडल है। अब ये जो है रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में और बात करते हैं। अब इसका मॉडल पढ़ो बेटा, रदरफोर्ड एटम मॉडल। Rutherford model. First, every atom consists of a tiny central core called the atomic nucleus in which the entire positive charge and almost entire mass of the atom are concentrated. Second, the size of the nucleus is of the order of 10 to the power minus 15 meter, which is very small as compared to the size of the atom, which is of the order of 10 to the power minus 10 meter. यस, तो देखिए एटम का साइज है 10⁻⁻10 मीटर, और न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर, इसको बोलते हैं 1 फर्मी। तो एटम का साइज है एंगस्ट्रॉन का, 1 एंगस्ट्रॉन का, और जो न्यूक्लियस का साइज है वो 10⁻⁻15 मीटर। ऑब्वियसली न्यूक्लियस छोटा है, एटम बड़ा है। नेक्स्ट पढ़िए। The atomic nucleus is a number of electrons, and as atom is electrically neutral, the total negative charge of electrons surrounding the nucleus is equal to total positive charge on the nucleus. यस, तो Fourth, टोटल जितने निगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के कारण, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इतने ही प्रोटॉन्स हुआ करते हैं। तो एज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट, these electrons revolve around the nucleus in various circular orbits. The centripetal force required by electron for revolution is provided by the electrostatic force of attraction between the electrons and the nucleus. यस भाई, सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया करते हैं। सवाल है कि चक्कर लगाने का फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, क्योंकि चक्कर लगाने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स तो चाहिए है। तो जैसे अर्थ चांद का टाई पकड़ करके उसको घुमाए रखती है बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के दम पे ये इसको घुमाता रहता है। ये लाइन बहुत काम की है बच्चों, इससे काफी सारे डेरिवेशन होंगे। तो सबसे पहला डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, कि अगर कोई ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन है, या तो पहली ऑर्बिट में है, या दूसरी ऑर्बिट में है, या nth ऑर्बिट में है, तो उसकी एनर्जी कितनी होंगी। तो बेटा दो एनर्जी होंगी, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल, और दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगी क्या, टोटल एनर्जी। तो 1 बाई 1 करके बच्चों हम लोग इसकी एनर्जी निकालेंगे। ठीक है बच्चों, बोलो यस। यस Yes, sir. तो मानसी, सवाल फिर से आपसे है कि बताइए कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों तरफ घुमाने के लिए कौन सा फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सर, कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा? हाँ, तभी तो वो सर, घूम पाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से उसको सेंट्रिपिटल फोर्स मिलेगा और वो चारों तरफ घूमेगा। चलिए अब एनर्जी निकालते हैं, पढ़ो श्रुति। Yes, sir. Energy of the electron in orbit. Let Fc is equal to centripetal force required to keep a revolving electron in orbit. Fe is equal to the electrostatic force of attraction between the revolving electron and the nucleus. Then, for a dynamically stable orbit in a hydrogen atom, Z is equal to 1 is equal to Fc is equal to Fe, हाँ, which तो हमें इस चैप्टर में पूरा का पूरा हाइड्रोजन मॉडल ही डिस्कवर करना है, बाकी के मॉडल को हम नहीं डिस्कवर करेंगे, बाकी को हम बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे सस्ता और सबसे इजी होता है, छोटा होता है। तो देखिए Z=1 के लिए अगर बात की जाए, तो Z=1 के लिए एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको मिलकर के क्या देगा, सेंट्रिपिटल फोर्स।
तो F सेंट्रीपिटल इक्वल टू F इलेक्ट्रिक, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या पढ़ा था बच्चों हम लोगों ने, mv²/r, याद है? यस सर याद है। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, 1/4πε0। Q1 मतलब अंदर वाला चार्ज, Q2 मतलब बाहर वाला चार्ज। अब हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन तो अंदर वाला चार्ज भी E होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर वाला चार्ज भी E होगा, अपॉन 4πε0r²। एक कार से एक कार कैंसिल, mv² रोक लो, mv² रोक लिया। और यहां से आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो हाफ का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और हाफ का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो 2 4 जा कितना हो गया, 8। आ गया समझ में एनर्जी काइनेटिक? यस सर आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी Yes, इक्वल sir. टू E²/8πε0r। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये है काइनेटिक एनर्जी। बोलो यस। यस सर। Yes, चलिए sir. अब निकालते हैं कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का वही फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो ये देखो एनर्जी का फॉर्मूला 1/4πε0 Q0, न्यूक्लियस के अंदर बैठा है प्रोटॉन पॉजिटिव ई, बाहर चक्कर लगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ई, अपॉन इतना। तो आ गई है अपने पास कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बोलो हाँ। हाँ सर। एरिना ये बताइए कि दोनों एनर्जी में कौन सी एनर्जी ज्यादा भारी पड़ रही है, पोटेंशियल या काइनेटिक? Sir, potential. हाँ, क्योंकि ये डिवाइडेड बाई 8 है और ये डिवाइडेड बाई 4 है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जस्ट इसकी आधी है मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो, है ना? Yes, sir. हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और वो भी निगेटिव है। तो लास्ट ईयर याद करिए एडिश, मैंने क्या बताया था एरिना, निगेटिव एनर्जी मतलब गुलामी, एडिक्शन। Yes, sir. याद आया? तो यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन जो है टोटल एनर्जी अगर आप इसकी निकालोगे तो टोटल एनर्जी में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जोड़ोगे तो ज्यादा भारी पड़ेगी पोटेंशियल, और फाइनल आएगा टोटल एनर्जी इक्वल टू निगेटिव ऑफ E²/8πε0। ये इसको लिख सकते हो टोटल एनर्जी इक्वल टू U/2, पोटेंशियल एनर्जी का जस्ट आधा। बोलो हाँ। हाँ sir. है ना, देख लो टोटल एनर्जी जो आ रही है वो पोटेंशियल एनर्जी का जस्ट हाफ आ रही है ना। तो इसलिए टोटल एनर्जी निगेटिव है। निगेटिव एनर्जी मतलब गुलामी, अट्रैक्शन के कारण बेचारा हमेशा चिपका रहेगा। जैसे चांद जो है अर्थ के कारण, जो अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी एमिट करता, अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी उस पर लगती है वो निगेटिव होती है। कितनी होती है याद करो, EU इक्वल टू -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r, हाँ सर। है ना। ये टोटल एनर्जी निकलती है, तो इस वजह से वो चक्कर मारता रहता है। डन? आया यहाँ तक समझ में कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मानसी काइनेटिक एनर्जी निकाल ली आपने? सर वो नेटवर्क इशू की वजह से मैं लेफ्ट हो गई थी सर, चलो तो ठीक मैं है, डेरिवेशन चलो नहीं चलो देख पाई। देखो, डेरिवेशन सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रिपिटल का फॉर्मूला होता है mv²/r। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। बोलो हाँ। यस सर। हाँ, तो ये अपने पास जो है अपन के जो है ये फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, है ना, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो देखो बेटा एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा और mv² बचेगा। तो mv² यस इक्वल टू E² अपॉन 4πε0r, क्योंकि एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। बोलो यस। यस सर। बट काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो हाफ इसको दे दिया तो हाफ इसको देना पड़ेगा, तो 2 चौके 8 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई E² अपॉन 8πε0r। समझ में आया कि नहीं आया अभी? यस सर आ गया। 2 4 जा 8 हो गया, बस हो गया, ये यस लिख सर। दिया। अब इसके बाद निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था पोटेंशियल एनर्जी का 1/4πε0r Q1 Q2 अपॉन r। तो Q1 है E, न्यूक्लियस का चार्ज E, बाहर चक्कर लगा रहा इलेक्ट्रॉन यानी कि -E अपॉन r। तो सॉल्व कर लो, ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। बोलो यस। सर ये वाला स्टेप फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। U इज इक्वल्स टू E माइनस E अपॉन 4π ओके एप्सिलॉन। देखिए बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, 1/4πε0 पहला चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी r।
हम क्या पढ़ रहे हैं? हम हाइड्रोजन मॉडल पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन मॉडल में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। बोलो यस। यस सर। तो अंदर का चार्ज प्लस ही और बाहर का चार्ज माइनस ही। तो U यस इक्वल सर। टू प्लस Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R। आया आप समझ में? यस सर, आ गया। इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर अपॉन, ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी, माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 R। ठीक है। यस सर। टोटल एनर्जी के लिए काइनेटिक में पोटेंशियल जोड़ दो, एलसीएम ले लिया, इतनी आ गई। और सर एक सर स्टेप, और सर उधर जब हाफ का मल्टीप्लाई किया था इस साइड भी, और मतलब राइट हैंड साइड भी और हाँ लेफ्ट हैंड साइड भी, हाँ, तो सर मतलब 8 हो गया था ना वो 8 हो गया था ना हाफ का मल्टीप्लाई करने पर। देखो ऊपर पहले क्या आया तो था सर वो। मैंने हाफ का मल्टीप्लाई क्यों किया सर? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बताओ? हाफ एम वी तो स्क्वायर। अपने पास सर तो हाफ केवल एम एम वी वी स्क्वायर। स्क्वायर बस था। तो सर हमें इसको काइनेटिक एनर्जी बनाना था। ऑब्वियसली तभी तो टोटल एनर्जी निकाल पाएंगे। ओके, डेरिवेशन ही है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। एनर्जी निकालनी है टोटल, तो काइनेटिक में पोटेंशियल ऐड करना पड़ेगा ना। तो काइनेटिक के लिए हाफ एम वी स्क्वायर बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बोलो। यस सर, बनाएंगे। इसलिए हाफ हाफ का मल्टीप्लाई कर लिया। बोलो यस और नो। यस सर, और यस ना सर। भी करते तो लिखते काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो उठा के यहाँ से एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते तो होता वही। एम वी स्क्वायर की वैल्यू भी पुट करते तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से होता तो 8 आ जाता। हाँ सर। तो एक ही जी बात सर। है ना। चलो ठीक है, जी क्लियर सर। हो गया। यस सर, क्लियर हो गया। तो यस, समझ में क्या आया भाई? समझ में ये आया कि आर रेडियस वाले ऑर्बिट की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। रीना, होती है कि नहीं होती टोटल एनर्जी? Yes, sir. एक फिक्स रेडियस के ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी होती है, मतलब और इलेक्ट्रॉन एक फिक्स रेडियस के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा लगाएगा लगाएगा। पढ़िए श्रुति। हेंस Hence, the total energy of electron in orbit of hydrogen atom is negative. Hence, the electron is bound to the nucleus. That is, the electron is not free to leave the orbit around the nucleus. इसलिए जैसे चांद बाउंडेड है बेचारा नेगेटिव एनर्जी के साथ, वैसे इलेक्ट्रॉन भी बाउंडेड है, ताउम्र ये चक्कर लगाता रहेगा उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से। अब आइए अब यहाँ पे बैंड पिटेगी रदरफोर्ड की। अब रदरफोर्ड ने ये सारे ऑब्जर्वेशन तो दे दिए हैं, मगर अब नील्स बोर आते हैं बैंड बजाने के लिए रदरफोर्ड की। अब नील्स बोर के खतरनाक क्वेश्चन, और रदरफोर्ड उनका जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटम मॉडल। कौन है जो रदरफोर्ड के रास्ते में केले का छिलका डाल रहा है? ठीक है ना। तो देखते हैं क्या क्या लिमिटेशन थी, क्या क्या उनकी कमियां गिनाई गई रदरफोर्ड साहब को। चलिए, अब रदरफोर्ड साहब के टाइम पे ही मैक्सवेल आ जाते हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जानकारी दी थी। क्लार्क मैक्सवेल, बच्चों मैंने परिचय कराया ना आप लोग का क्लार्क मैक्सवेल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. क्लार्क मैक्सवेल ने क्या कहा था? क्लार्क मैक्सवेल ने ये कहा था कि अगर दुनिया का कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, चार्ज पार्टिकल, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है, और साथ ही साथ क्या देता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोलो देता है कि नहीं देता? यस सर। Yes. हाँ, ये मैंने पहली लाइन बताई थी जब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाया था कि अगर दुनिया का कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज है तो फूल है तो खुशबू देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। और अगर चल रहा है पार्टिकल तो मैग्नेटिक फील्ड भी देगा, क्योंकि चलने से करंट बनती है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर एक्सेलरेट कर रहा मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ईएम वेव भी देगा। अब आप कहोगे सर वेलोसिटी चेंज होने की बात तो आपने पढ़ाई नहीं, अभी तक कहाँ से वेलोसिटी चेंज हो गई? भैया सर्कुलर पाथ में अगर दुनिया की कोई भी चीज मूव करती है सर्कुलर पाथ में, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार बदलती है कि नहीं बदलती है? बोलो। Yes, sir. तो ये एक्सेलरेटेड मोशन हुआ कि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन हुआ? Sir, accelerated motion. ऑब्वियसली, और एक्सेलरेटेड मोशन सर। में तो सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एरिना कौन सी वेव उत्पन्न करता है? Sir, EM wave. ईएम वेव। तो इस तरीके से लॉजिक ये बनता है, बोर साहब पूछते हैं कि आप तो कह रहे हैं कि जिंदगी भर इलेक्ट्रॉन चांद के जैसे चक्कर लगाएगा,
मान ली हमने ये बात कि इलेक्ट्रॉन जिंदगी भर चांद के जैसे चक्कर लगाएगा, मगर रदरफोर्ड साहब, मैक्सवेल ने अभी अभी प्रूफ किया है कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एनर्जी छोड़ता है। इस तरीके से आपका ये जो पार्टिकल जिसकी आप एनर्जी लेके बैठे हुए हैं कितनी, U माइनस ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इतनी एनर्जी लेकर के आप कह रहे हैं बैठे हुए हैं, अगर ये लगातार एनर्जी छोड़ेगा तो इसकी एनर्जी लगातार कम हो जाएगी। तो एक दिन इसे थकते 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 यहाँ पे गिर जाना चाहिए और उस दिन एटम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और चूंकि दुनिया की सारी चीजें एटम से मिलके बनी हैं, तो जिस दिन एटम खत्म होगा तो उस दिन हम भी खत्म हो जाएंगे। तो बताइए आखिर हम क्यों नहीं खत्म हो रहे हैं, इतने दिन से दुनिया क्यों चल रही है? तो रदरफोर्ड इस बात का जवाब नहीं दे पाते। पढ़ो बेटा पहली लिमिटेशन, श्रुति। According to the classical EM theory, the revolving electrons must radiate energy in the form of EM waves. As a revolving electron loses energy continuously, it must spiral inwards and finally fall into the nucleus. But as matter is stable, we cannot expect the atoms to collapse. मगर फिर भी एटम स्टेबल है, एटम कोलैप्स नहीं होता है। आप जवाब दीजिए, एटम के हाल तो ये होने थे, इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ बनाते हुए एक दिन इसमें समा जाना था। चलिए ये हो गई पहली पहली लिमिटेशन, ये हो गई। चुप हो गए साहब यहाँ पे। दूसरी लिमिटेशन पढ़िए, एज As the revolving electrons spiral inwards, their angular velocities and hence their frequencies of revolution would change continuously. Therefore, frequency of EM waves emitted must change continuously. यस। अब दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते हुए सेंटर पे जा रहा है तो इसकी रेडियस बदलेगी, ठीक ना, मतलब इलेक्ट्रॉन की रेडियस बदलेगी। अगर इलेक्ट्रॉन की रेडियस बदल रही है, इलेक्ट्रॉन स्पाइरल है, देयरफॉर इसकी एंगुलर वेलोसिटी बदलेगी, और एंगुलर वेलोसिटी बदलेगी तो एनर्जी बदलेगी, मतलब फ्रीक्वेंसी बदलेगी, और फ्रीक्वेंसी से क्या रिलेटेड होती है, एनर्जी। E इक्वल्स टू एच न्यू, जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उसके हिसाब से एनर्जी आती है। इस तरीके से एनर्जी जो होनी चाहिए वो कैसी, लगातार 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 एनर्जी इसकी मिलनी चाहिए। मगर रदरफोर्ड ने जिस स्पेक्ट्रम की बात की थी, रदरफोर्ड ने बात की थी, एक मिनट यहाँ पे एक चीज और जोड़ूंगा मैं। As the revolving electron spiral inward, the angular velocities and hence their frequencies of revolution would have changed continuously. Therefore, frequency of EM wave emitted must change continuously. Therefore, atoms should emit continuous spectrum, but we observe only a line spectrum. तो दूसरा ये था कि रदरफोर्ड के जमाने में जब स्पेक्ट्रम से देखा गया एनर्जी के रेडिएशन को, हाइड्रोजन एटम के एनर्जी के रेडिएशन को देखा गया। बच्चों में बताता हूँ, देखिए क्या होता है। यस, ये हाइड्रोजन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है चक्कर मार रहा है। ये लोग करते क्या है स्पेक्ट्रम निकालने के लिए बेटा, कि हाइड्रोजन एटम को गर्म करते हैं, गर्म होने देते हैं, ठीक ना, गर्म होने देते हैं। थोड़ी देर में ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये भन्ना आ जाता है एकदम इसके अंदर, मतलब खूब एनर्जी आ जाती है, और ये खूब एनर्जी आ जाती है। तो अब क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन, एनर्जी छोड़ना रेडिएट करता है। अभी मैंने एक शेल लिया, आप दो शेल ले लो, मान लो ये एक और शेल ले लो, कोई दूसरा आइटम ले लेना अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो। तो ये जो हो गया, इसको आपने गर्म किया, अब ये एक्साइट होकर के ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ चला गया है। अब ये क्या कराते हैं, अब यहाँ से ये लगाते हैं स्पेक्ट्रोमीटर लगाते हैं, ये स्पेक्ट्रोमीटर यहाँ से देखने के लिए लगाते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर में ये एटम नहीं दिखाई देता है, स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है वो स्पेक्ट्रम को देखता है। स्पेक्ट्रम मतलब जब ये ठंडा होगा बेटा, अभी तो ये गर्म था तो यहाँ पर पहुंच गया था, अब गर्म होने के बाद ये वापस इधर पे आएगा अपनी पुरानी शेल में। तो जब ये वापस अपनी पुरानी शेल में आएगा तो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि जब कोई हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो क्या छोड़ता है, एनर्जी। किस फॉर्म में एनर्जी छोड़ता है, फोटोन की फॉर्म में। फोटोन की एनर्जी क्या होती है बेटा, एच न्यू। फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। हाँ, Yes, तो sir. ये एच न्यू का छोड़ता है, तो आपको यहाँ पर स्पेक्ट्रम मिलता है। बट जो फोटोन आता है वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का आता है, फिक्स फ्रीक्वेंसी का। रदरफोर्ड साहब के टाइम में जो स्पेक्ट्रम देखा गया था
वो एक फिक्स फ्रिक्वेंसी का फोटोन देखा गया था कि कितने का मान लो आ रहा है, फोटोन आ रहा है मान लो 3 किलो हर्ट्ज का या 3 हर्ट्ज 3000 हर्ट्ज का, तो उसकी फ्रिक्वेंसी 3000 हर्ट्ज की, तो एक एक फिक्स स्पेक्ट्रम मिला। समझ गए ना, मतलब एक फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी का स्पेक्ट्रम देखने को मिला कि एक पर्टिकुलर लाइन देखने को मिल गई और उसकी फ्रिक्वेंसी ये थी 3 हर्ट्ज। अब ये पूछा गया कि ये बताइए कि आपकी थ्योरी के अनुसार तो इलेक्ट्रॉन जो है जा करके एक दिन थक थक के मर जाएगा, तो इस तरीके से आपके हिसाब से तो हमें पूरे फ्रिक्वेंसी के स्पेक्ट्रम मिलने चाहिए, मतलब स्पेक्ट्रोमीटर में सारी फ्रिक्वेंसी कवर होनी चाहिए, मगर यही स्पेक्ट्रम क्यों मिल रहा है? मतलब रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी वो किस स्पेक्ट्रम का सपोर्ट कर रही थी बच्चे लोगों? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का। बोलो हाँ। हाँ सर। और हमारा यस जो सर। और जो देखा गया स्पेक्ट्रम वो कौन सा देखा गया बेटा? लाइन स्पेक्ट्रम, जिसे बोलते हैं Yes. डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो देखा गया लाइन स्पेक्ट्रम, और रदरफोर्ड की थ्योरी किसका सपोर्ट कर रही है? कंटिन्यूअस का। मतलब लाइन यहां भी निकलेगी, यहां भी निकलेगी, हर जगह लाइन निकलेगी। बोलो हाँ। यस सर। तो इस बात को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो फेल हो गए इस बात के लिए। चलिए, अब जैसे ये फेल हो जाते हैं तो जिन्होंने इनको फेल किया था वो अपनी थ्योरी देते हैं। नील्स बोर, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। पढ़िए श्रुति। There are three basic postulates of this model. First, every atom consists of a central core called nucleus in which entire positive charge and almost entire mass of the atom are concentrated. A suitable number of electrons revolve around the nucleus in circular orbits. The centripetal force required for revolution is provided by the electrostatic force of attraction between the electron and the nucleus. हाँ, तो ये तो बिल्कुल वही पुरानी बात थी, इन्होंने सारी बातें वही कर दी कि भैया इलेक्ट्रॉन को सेंट्रिपिटल फोर्स देगा कौन? वो प्रोवाइड करेगा अपना न्यूक्लियस। ये बात तो उधर ने उस वहां भी हो गई थी कि न्यूक्लियस के दिए गए सेंट्रिपिटल फोर्स के कारण चक्कर मारता रहता है। बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ, ये चीज हाँ हमने सर। वहां पे भी निकाल ली थी और कंपेयर भी कराया था, mv²/r इक्वल टू, ये देखो यहाँ तक निकाल लिया था। बस ये था कि यहाँ से हम फिर एनर्जी की तरफ चले गए थे, यहाँ एनर्जी जाएंगे बाद में जाएंगे, बट अभी mv²/r इक्वल टू इतना। बोलो कोई दिक्कत बच्चों? No sir. अच्छा, उसमें और इसमें फर्क क्या है? वहां पर नो हमने सर। हाइड्रोजन के लिए डील किया है और यहाँ पर हम सबके लिए डील कर रहे हैं। तो देखो वहां पे आता था E इंटू ई, बट यहाँ आ रहा है ZE इंटू ई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir. यस सर। हाँ, मतलब यहाँ सबके लिए, सारे मॉडल्स के लिए बात हो रही है। वहां पर हाइड्रोजन मॉडल को लेके एग्जाम्पल में बात किया था, है ना। यहाँ भी अगर हाइड्रोजन की बात करोगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? Z=1। लियो रख दो भैया Z=1 तो आ जाएगा, है ना। फॉर हाइड्रोजन एटम Z=1 लिखा भी है बगल में, Z=1। तो ये आ गया mv²/r। mv²/r मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स। यस, चलिए ये पहली पॉस्टुलेट हो गई, ठीक है ना। अब दूसरी पॉस्टुलेट, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो रदरफोर्ड, जो नील्स बोर कहते हैं, जो वाकई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो क्या थी? नील्स बोर कहते हैं कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। अगर वो 1 नंबर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा तो उसकी एनर्जी फिक्स होगी। अगर 2 नंबर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा तो उसकी एनर्जी दूसरी फिक्स होगी। अगर 3 नंबर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा तो उसकी एनर्जी फिक्स होगी। और हर ऑर्बिट की खुद की एनर्जी हुआ करती है। जिस तरीके से सैटेलाइट जो होते हैं, अपना सैटेलाइट कोई हो सकता है अर्थ के पास में हो तो फर्स्ट ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, अर्थ के दूर में हो तो सेकेंड ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, अर्थ से तीसरे नंबर पे हो तो थर्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। फर्क क्या होता है बेटा? इनकी एनर्जी में फर्क हुआ करता है। अगर 11th क्लास बहुत डीप में पढ़े हो तो पता होगा, जो अर्थ के सबसे पास वाला सैटेलाइट होता है वो बहुत तेजी से घूमता है, जो दूर वाला होता है वो और स्लो घूमता है, और जो तीसरा वाला होता है वो और स्लो घूमता है। समझ में आया कि नहीं आया? पास वाले की जो, देखो जितना दूर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। समझ गए ना। और जितना पास में आओगे, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर, हाँ, और जितना पास में आओगे गुलामी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी
बढ़ती जाएगी निगेटिव साइड में, मतलब पोटेंशियल एनर्जी अंदर की ओर आने पर निगेटिव 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 और लास्ट में जाने पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो खैर हम बात कर रहे थे, हम स्टेशनरी ऑर्बिट की बात कर रहे थे, हम अपनी बात को वहीं पर ले चलते हैं। तो नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन अपनी फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाया करता है, इनकी ऑर्बिट फिक्स होती है, एनर्जी फिक्स होती है। मान लेते हैं बच्चों आपको समझाने के लिए कि ये ऑर्बिट की एनर्जी है 15 जूल, ये ऑर्बिट एनर्जी है 15, ये ऑर्बिट की एनर्जी है, इस ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो मान लीजिए है कितना 16 और इस ऑर्बिट की एनर्जी है 17। यस, इस ऑर्बिट की एनर्जी 15, इस ऑर्बिट की एनर्जी 17, इस ऑर्बिट की एनर्जी 16 और 17। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो बच्चों? Yes, sir. मान लीजिए यस सर। मान लीजिए ये ऑर्बिट है। अब इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में कूदेगा, यहां से यहां कूदा, तभी वो एनर्जी रेडिएट करेगा, घूमते टाइम कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, तभी वो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो जैसे 16 से 15 में कूदा तो कितने का 1 जूल का फोटोन छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा बोलो बच्चों? Yes, sir. अरे भाई 16 हाई लेवल पे है और 16 से गिरा 15 पे, तो कितने का फोटोन छोड़ेगा? 1 जूल का फोटोन छोड़ेगा ना। तो आपको जो Yes, sir. जो एनर्जी मिलेगी 1 जूल के करस्पॉन्डिंग, तो E इक्वल्स टू एच न्यू, तो 1 इक्वल्स टू एच न्यू। तो न्यू की कितनी वैल्यू मिलेगी? एक ही तो वैल्यू मिलेगी, न्यू इक्वल्स टू 1 बाई एच। तो एक ही फ्रिक्वेंसी मिलेगी कि बहुत सारी फ्रिक्वेंसी मिलेंगी बताओ? Sir, एक की एक ही फ्रिक्वेंसी। एक ही फ्रिक्वेंसी मतलब कौन सा स्पेक्ट्रम? लाइन स्पेक्ट्रम। समझ में आया अब? Yes, sir. आ क्योंकि गया. सिंगल पर्टिकुलर करना, रेडियस चेंज होने का पंगा ना कुछ, तो इसलिए आपको एक सिंगल फ्रिक्वेंसी मिलेगी, तो आपको लाइन स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। चलो एरिना समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया. हाँ, तो ये दूसरा, ये जो है इसके हिसाब से आपको लाइन स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। दूसरी बात क्या करी इन्होंने? दूसरी बात इन्होंने करी वो जो आप पढ़ करके आए हैं 11th क्लास में। जब आप क्वांटम नंबर पढ़ते थे तो 11th क्लास में आप दूसरी क्वांटम नंबर पढ़ते थे, ये थ्योरी पढ़ा करते थे कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाता है जिसमें इसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मैं याद दिलाता हूं आपको उसका लॉ, किसका लॉ जिसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, किसका लॉ चल रहा है भाई? नाम ही भूल गया, बोहर्स का, नील बोहर्स। हाँ, तो बोहर्स का लॉ क्या था? लास्ट ईयर आप क्या पढ़ते थे? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग only in those stationary orbit in which angular momentum of electron is integral multiple of h/2 पाई। बोलो सच सच पढ़ा 11th में कि नहीं पढ़ा? L इक्वल टू NH/2 पाई MVR, L इक्वल्स टू MVR, एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर मोशन में MVR इक्वल्स टू NH/2 पाई। ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. याद है. हाँ भाई, और कोई बोले याद है तो। तुमने नहीं पढ़ा है रीना? हेलो, Sir, याद नहीं है मेरे को. अच्छा याद नहीं आपको? भाई ये 11th क्लास में हम पढ़ते हैं, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हुआ करता है। ठीक है ना? यही डी ब्रोगली का रूल बनता है, सम स्टेशनरी ऑर्बिट वगैरह का रूल बनता है। आप 11th क्लास में एकदम से नहीं रूल्स आ जाते हैं, कौन कौन से आते हैं? वो पाउली का रूल आ जाता है, फिर वो उसी चैप्टर में यस हाइजेनबर्ग का रूल आता है, Yes.
फिर वो कौन बड़े यस बड़े सर। खतरनाक से नाम है, वो हुंड, अरे खतरनाक सा नाम तो सुना, Yes, जैसे sir. राक्षस हो। हाँ, True. यस सर। हुंड का रूल आ कैसे? जाता है, पाउली आ गया, हुंड आ गया, हाइजेनबर्ग आ गया, है ना। और उसी समय ये अपने जो रूल चल रहा है, जो अपने साइंटिस्ट चल रहे हैं, कौन, जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, है The ना, Bohr's. नील बोर्स का। सॉरी सर। हाँ यस, तो नील बोर्स का नियम भी आ जाता है। कोर्स। हाँ, बोर्स थ्योरी। फिर उसी समय 4 क्वांटम नंबर आ जाती हैं, के, एल, एम, एन, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल, फिर एजीमुथुअल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 5 6 6 10 10 10 10 रूल एक साथ आ जाते हैं। तो उन्हीं के बीच में ये रूल मिल जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो मैं वहीं पे ये पढ़ाया जाता है, तो वहीं से उठा करके इस रेफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ। चलो पढ़िए श्रुति, अकॉर्डिंग। Yes, sir. According to Bohr, electron can revolve only in certain discrete non-radiating orbits called stationary orbits, for which total angular momentum of the revolving electron is an integral multiple of h by 2 pi, where h is Planck's constant. Thus, the angular momentum of an orbiting electron is quantized. MVR is equal to nh by 2 pi, where n is equal to 1, 2, 3 up to n, where हाँ here n is called principal quantum number. हाँ यस, तो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का भी जिक्र कर दिया, तो ये लॉ वहां पर था बच्चों, मे भी आप लोग भूल गए, कोई बात नहीं। तो बेटा इसमें ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि जहां मर्जी हो वहां घूमने लग जाए, वो अपने कुछ ऑर्बिट्स बनाता है, उसके ऑर्बिट ऐसे डिजाइन होते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट कि जो इसका एंगुलर मोमेंटम होता है वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब या तो h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। समझ में आया? करीना कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir, आया। चलो थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। हाँ, थर्ड पॉइंट, अगर एमिशन होता है, मैंने बातों बातों में बता दिया आपको कि अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में कोई कूदेगा तो एनर्जी का फोटोन छोड़ेगा श्रुति, कि नहीं छोड़ेगा? Yes, sir, छोड़ेगा। और प्रोटॉन छोड़ेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी कि अलग अलग होगी? सब फिक्स होगी। तो कौन सा स्पेक्ट्रम मिलेगा? 9 spectrum. बिल्कुल सही, पढ़ दो श्रुति। द एमिशन, The emission or absorption of energy occurs only when an electron jumps from one of its specified non-radiating orbit to another. The difference in the total energy of electron in the two orbits is absorbed when the electron jumps from an inner to an outer orbit and emitted when electron jumps from outer to the inner orbit. हाँ, H nu is अगर equal अगर आप लोअर टू हायर ऑर्बिट में बात कर रहे हैं तो आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। अगर लोअर टू हायर में जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी E1 से E2 में जाएगा तो एनर्जी लेगा, और लेने के बाद जब वापस आएगा, जब आप उसको ठंडा करोगे तो E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू का फोटोन छोड़ेगा, क्योंकि मालूम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो फोटोन की बाहर फॉर्म में बाहर आता है। पढ़ो बेटा, एच न्यू सर इक्वल टू कंफ्यूजन हुआ सर। क्या बेटा? हाँ सर बोलो। सर पहला ऑर्बिट सर सबसे पास वाला होगा सर, तो हाँ, उससे आगे जाएंगे तो सर एनर्जी देनी पड़ेगी, लूज देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी, यस। देखो हाँ सर। देखो, जितना पास में आओगे उतना लो एनर्जी ऑर्बिट है, जितना दूर जाओगे उतना हाई एनर्जी ऑर्बिट। समझ गए ना? ओके हाँ, अब यस गुलामी सर। यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे गुलामी कम है, तो गुलामी से छुड़ाने के लिए क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी, है ना। भाग यस सिमरन सर। भाग, तो इसको छुड़ाने के लिए सिमरन को देनी पड़ेगी एनर्जी, तभी तो ये हाई एनर्जी ऑर्बिट में जाएगी। तो पहले इसको गर्म करो, सिमरन को तल दो कढ़ाई में डाल के जलेबी बन जाएगी। तो इसको गर्म किया तो इसको एनर्जी मिली, तो एनर्जी लेकर के ये हायर ऑर्बिट में पहुंच गई। मगर कुछ दिन रहने के बाद वो बोर हो गई, तो सिमरन फिर वापस आएगी तो कहेगी जाओ तुम्हारी एनर्जी धर लो, तुम हमें नहीं मतलब। तो एच न्यू फोटोन की एनर्जी वापस छोड़ेगी और वापस अपने घर में वापस आ जाएगी। ठीक है ना? ओके सर। ठीक, सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाए तो उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए पढ़िए। तो सर हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। मतलब हायर से लोअर में आता है इलेक्ट्रॉन, मतलब हायर टू लोअर एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन आता है, तो सर तभी वो एनर्जी रिलीज करेगा, रेडिएट नहीं। बिल्कुल बिल्कुल रेडिएट करेगा। और अगर लोअर टू हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो पहले आपको आग लगा करके इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ी थी, देखो ना,
यस सर। हाँ, और फिर जब ये छोड़ेगा तो ये एनर्जी वो वापस ली गई जितनी एनर्जी उसको बाहर छोड़ के आ जाएगा, उतने का नहीं तो सर, प्रोटॉन। जब अपन एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो जब वो अपने शेल से निकल के कोई हायर शेल में हाँ, जाता है, लोअर से हायर तो में तब जाता है, तब वो आपकी एनर्जी लेगा। नहीं लेता तो है सर, बट रिलीज भी तो करता है, आपने कहा था नहीं, ना। उसी समय रिलीज नहीं करता है। जब आप यहाँ से सोर्स हटा लोगे, जब ये मोमबत्ती हटा लोगे और ये थोड़े इसके बाद इसको मतलब अगर वापस आएगा, जब ये ठंडा होगा, कूलिंग होगी, तो ये रिलीज करके आएगा। समझ गए? ओके सर। एक ही टाइम में कैसे चला यस जाएगा वापस आ जाएगा? भाई पहले एनर्जी लेगा, थोड़ी देर तक वहां पे रहेगा, उसके बाद जैसे आप ये सोर्स हटा लोगे तो वापस आ जाएगा। बोलो हाँ। यस और सर। अगर सोर्स नहीं हटाओगे तो फिर और हाई जाएगा, और गर्म करोगे तो और हाई जाएगा। समझ गए? यस सर। क्योंकि कंटिन्यूअसली आप अगर उसको एनर्जी दे रहे हो तो वो कूदता जाएगा हाई लेवल में, हाई लेवल में, हाई लेवल में। और जैसे ही आपने सोर्स हटाया, उसको पता चल गया कि अरे आग बुझ गई है, चलो वापस घर, फिर वो छोड़ेगा, यहां तक आएगा, फिर यहां तक आएगा, फिर यहां तक आएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो तब एनर्जी रिलीज होती है ना सर, क्या? तब होती है ना एनर्जी। कैसा? सर जब हाई, जब हाई टू सर लोअर, हायर हाई टू लोअर, हायर टू लोअर पे, है ना? हायर टू लोअर पे एनर्जी रिलीज करेगा। बोलो यस और नो। यस सर। हाँ, पढ़िए श्रुति। वेयर न्यू, where nu is the frequency of radiation emitted on jumping from outer to inner orbit of energy E2 and E1 respectively. चलिए तो ये हो गया। कोई दिक्कत बच्चों? E2 हायर लेवल की एनर्जी है और E1 हायर लोअर लेवल की एनर्जी है। तो जब हायर लेवल E2 से E1 में आएगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? H न्यू इज इक्वल टू E2, ज्यादा वाली E2 एनर्जी minus माइनस कम वाली E1. एनर्जी। ठीक है, Yes, sir. चलिए एरिना यस। पढ़िए रेडियस ऑफ द बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। Radius of the Bohr's stationary orbits. We know that for stationary orbits, MVR is equal to NH upon 2 pi. V is equal to NH upon 2 pi mr. बस रुकिए। By putting the value of V, हाँ, अब एक काम करिए बच्चों, अपनी कॉपी में देखो, पहला रिलेशन बोर्स ने पढ़ाया, मैं करा रहा हूं आपको, डोंट वरी। तो NH अपॉन 2 पाई बेटा अपनी कॉपी में लिखो, पहला रिलेशन V की वैल्यू NH अपॉन 2 पाई mr। अब अपन बहुत घूमने वाले हैं, क्योंकि अब अपन रेडियस निकालने वाले हैं, तो देखना क्या क्या होने वाला है। तो पहले बोर्स की थ्योरी से, नील बोर्स की स्टेशनरी ऑर्बिट थ्योरी से MVR NH अपॉन 2 पाई V की वैल्यू आ गई। रख ली? बोलो यस। Yes, sir. और अपन ने यस पढ़ा सर। था बच्चों, याद करो कि सेंट्रिपेटल फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होता है। तो इस इक्वेशन में बेटा v की जगह ये वैल्यू रख दो। लिखो पहले mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। रख दिया, और यहां पर v की वैल्यू रख दो बच्चों, v की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू रख दो। तो m अपॉन r अलग से आएगा और v स्क्वायर क्या आ जाएगा? n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरफ हो गए 3r, उस तरफ हो गए 2r, तो 2r से 2r उड़ा दो और बाकी सब एडजस्ट करके लिख दो। और मुझे बताओ, देखो इतना आ रहा कि नहीं आ रहा है? जेड नीचे आ जाएगा, जेड भी आएगा बेटा नीचे। बताना भाई, अच्छे से करो, बताओ मुझे आ रहा कि नहीं आ रहा। Yes, sir. आ गया. आ गया ना? हाँ, अब लिख दो स्पेशल केस फॉर हाइड्रोजन ऑर्बिट जेड इक्वल टू 1। मानसी नहीं आया तो बताना बेटा। यस सर, नहीं आया। ओके चलो, देखो बेटा एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू, ये तक तो आ गया था कि नहीं आया था बताओ?
यस सर, यहाँ तक तो आ गया था। एम अपॉन आर को बेटा साइड में कर लो, उससे कोई लड़ाई नहीं है अपनी। एम अपॉन आर को साइड में कर लो। आर को साइड पे रखना था। नहीं मतलब क्यों यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ा करते ना। वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है ना बेटा, अब वी इतना बड़ा है तो हौच पौच हो जाएगा, इसलिए एम अपॉन आर को थोड़ा साइड में कर लो, इनटू लगा दो। बोलो हाँ। यस यस सर। अब चलो वी का स्क्वायर, तो एन का स्क्वायर एन स्क्वायर, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर एम का स्क्वायर आर का स्क्वायर। बोलो यस। यस सर। इक्वल टू करके के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आएगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला। यस सर, आएगा चलो आएगा आर सर। स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दो बेटा। यस सर। हाँ अब ये बेटा अपॉन में एक आर बचा है, बोलो हाँ। यस सर, बचा है। इसको पलटी मार के इस तरफ ले जाओ तो ऊपर आ जाएगा आर। यस सर, आ अब जाएगा। देखो यहाँ क्या क्या बच गया, देखो एक एम से नीचे एम स्क्वायर है, तो यहां से जो एम स्क्वायर है इससे एक एम से एक एम कैंसिल कर दो, ये वाला। बोलो यस। यस सर। हाँ देखो क्या क्या बच गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 4 पाई यस सर। स्क्वायर, एक एम बच गया, नीचे दो यस एम थे सर। ना, और के जेड यस ई सर। स्क्वायर नीचे ले आओ तो के जेड ई स्क्वायर बच गया। यस सर, आ हाँ गया समझ जेड की में। वैल्यू 1 रख दो तो हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा। यस सर। हाँ तो क्या दिख रहा है, सब कांस्टेंट है, एच प्लांक कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, और हाइड्रोजन के लिए जेड ये भी कांस्टेंट। तो श्रुति आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। बोलो यस और नो। Yes, sir. यस हाँ सर। इसी को 10th क्लास में पढ़ते थे कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो n बढ़ता है, और n बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक साइज भी बढ़ता जाता है, क्योंकि देखिए जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे r की वैल्यू इसके स्क्वायरिक फॉर्म में बढ़ेगी। बोलो यस। यस सर। सर, इसका भी proof रहेगा। हाँ ये हो गया ना प्रूफ, ये हो ही तो गया, ये प्रूफ ही तो आ गया, रेडी से तो आ गई बेटा। चलिए पढ़िए सर, रीना। मतलब आपको पता नहीं था। हाँ इट शोज, रीना पढ़ो। It shows that r is directly proportional to n square. Hence, the radius of stationary orbits are in the ratio 1 square ratio, 2 square ratio, 3 square ratio, and so on. That is 1 ratio, 4 ratio, and ratio so on, and 9 ratio so on. Clearly, the stationary orbits are not equally spaced. हाँ इस तरीके से बच्चों जो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं वो इक्वली स्पेस नहीं है, क्योंकि इक्वली स्पेस होते तो 1:2:3 आता, बट देखो रेशियो क्या आ रहा, 1:4:9, मतलब पहले ऑर्बिट के बीच में और दूसरे ऑर्बिट के बीच में 3 का गैप है, फिर दूसरे और तीसरे के बीच में 4 और 5 9 होगा, मतलब 5 का गैप है। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इक्वली स्पेस्ड नहीं होंगे ये ऑर्बिट। अरे इसकी रेडियस Yes, sir. 1 आर है, इसकी 4 आर है, इसकी 9 आर है, तो रेशियो रेडियस का क्या आ रहा है, 1:4:9, क्योंकि n इक्वल टू 1 के लिए 1, n इक्वल टू 2 के लिए 2 का स्क्वायर 4, n इक्वल टू 3 के स्क्वायर के लिए 9। अभी भी नहीं हुआ क्लियर? यस Sir. Yes, sir. Clear. हाँ देखो R1 रेशो R2 रेशो R3 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो अगर मैं इसको बोल दूं तो x, और इसको बोल दूं 4x, और इसको बोल दूं कितना 9x। बोलो हाँ। यस सर। तो अगर पहले वाले की रेडियस x पे जा हाँ, रही है sir. तो दूसरे वाले की रेडियस क्या 2x पे जाएगी कि 4x पे जाएगी? सर 4x पे। 4x, तो इतना x है तो 4x। ये x 3x और एक 4x, दूसरी रेडियस यहां से जाएगी। अब तीसरी रेडियस 4x तक पहुंच चुके हैं, 5 स्टेप और मारो तब 9x पे पहुंचोगे। 1 2 3 4 5, समझ गए? ये देखो यहां से जाएगी। तो बताओ इक्वली स्पेस्ड है कि नहीं है? नहीं है। नो सर, नहीं हाँ है। यस। हाँ तो जो हम लोग आदत में बना देते हैं कि पहला ऑर्बिट ये है, इसके बाद बिल्कुल बराबर बराबर पे दूसरा, ये तीसरा बिल्कुल बराबर बराबर पे, ये बिल्कुल गलत सिस्टम है बच्चों। हम लोग उस समझने के लिए बना देते हैं, पहला वाला ऑर्बिट यदि न्यूक्लियस से x दूरी पर है तो दूसरा वाला होगा 4x पर, मतलब 4 गुना दूरी पर, और फिर तीसरा वाला 9 गुना दूरी पर। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर सर। चलिए यस। Clear, sir. एरिना पढ़िए वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब पढ़ते हैं बेटा वेलोसिटी कैसे निकालनी है, अभी तक क्या निकाली रेडियस, अब पढ़ते हैं वेलोसिटी। पढ़िए बेटा।
velocity of electron in Bohr's stationary orbit, as we know that mv square upon r is equal to kz e square by r square, or r is equal to kz e square by mv square, and also r is equal to nh upon 2 pi mv. By equation 1 and 2 we get kz e square upon mv square is equal to nh upon 2 pi mv, or v is equal to 2 pi kz e square upon nh. For hydrogen atom z is equal to 1, v is equal to 2 pi k e square upon nh. यस, तो पहले हम लोगों ने क्या निकाला था, देखो सेंट्रिपेटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करके रेडियस ये निकाली, ये वाली हमने रेडियस निकाली, और उसके साथ ही साथ बोहर्स की जो थ्योरी थी उससे आर की वैल्यू कितनी आई थी, एन एच अपॉन 2 पाई एम वी। ये दोनों रिलेशन निकाल चुके हैं हम लोग। आपको इसमें कोई डाउट है बच्चों दोनों रिलेशन में, बताओ। नो सर। दोनों निकाले हैं। अब दोनों के लेफ्ट राइट पार्ट कंपेयर करा दो तो वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर? यस सर, क्लियर। तो देखिए क्या आ रहा है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब n जितना कम होगा वेलोसिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा। अरे v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, तो n कम होगा तो v ज्यादा होगी, मतलब जितना ऑर्बिट पास में होगा वो इलेक्ट्रॉन उतनी जोर से घूमेगा, हाँ या ना? हाँ सर। वही जो मैं कह रहा था सैटेलाइट के जैसे, कि जितना सैटेलाइट पास में होता है उतनी तेज से घूमता है। यस, पढ़िए एरिना। एज As v is inversely proportional to n, hence the orbital velocity of electron in outer orbits is smaller as compared to its value in the inner orbits. बिल्कुल सही बात है, इनर ऑर्बिट में स्पीड ज्यादा होगी और आउटर ऑर्बिट में स्पीड कम होगी। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। अब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो वेरी सिंपल बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी v इक्वल्स टू होता है r ओमेगा, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 2 पाई f। तो ओमेगा निकाल लेंगे तो अपने पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो v इक्वल्स टू r ओमेगा, तो v इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई f। तो f को रोक लो तो बाकी सबको नीचे ले आओ, तो v अपॉन 2 पाई r, तो v अपॉन 2 पाई r। v की वैल्यू जस्ट आपने ऊपर निकाली, अभी कहाँ निकाली, j निकाली, 2 पाई के स्क्वायर अपॉन nh। तो पुट कर दिया, तो 2 पाई के हाइड्रोजन के लिए थी ये, और वैसे के लिए क्या निकाली थी, 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन nh। तो 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन nh अपॉन 2 पाई r, काटा कूटी कर दो तो वेलोसिटी आ गई, देख लीजिए, सॉरी फ्रीक्वेंसी बोलना था, वेलोसिटी बोल गया। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन NHR, और हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 कर दो, के स्क्वायर अपॉन NHR। तो समझ में आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट जितना छोटा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। बताइए ये पूरा समझ में आया कि नहीं आया फ्रीक्वेंसी का पार्ट? यस सर, आगे समझ पढ़िए में। एरिना एक बार। इट Yes, sir, आ इज गया। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। It is the number of revolutions completed per second by the electron in a stationary orbit around the nucleus. It is represented by nu. As v is equal to r omega, nu is equal to v by 2 pi r is equal to 2 pi kz e square upon nh 2 pi r is equal to kz e square upon nh r. Nu is equal to kz e square upon nh r. Nu is equal to ke square upon nh r, where z is equal to 1 for hydrogen. The frequency, okay, The frequency of electron in subsequent stationary orbits is smaller as nu is inversely proportional to n. यस, तो न्यू जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, जो फ्रीक्वेंसी होगी जैसे जैसे आपका एन बढ़ेगा वैसे कम होगी, और जैसे एन कमेगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। चलिए तो बच्चों यहाँ तक टोटल 23 पेजेस का चैप्टर है, हमने हाफ कंप्लीट कर लिया है आज, कल अपन हाफ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बोलो अच्छे से समझ में आया आप लोग को, कोई डाउट तो नहीं है? और